हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। प्लीज़ साथ में बने रहिए और पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है आज का। आइए आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले डे से हम शुरुआत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डे आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हैंडलूम का मतलब क्या रहता है? जो हाथ से कढ़ाई बुनाई, जो पेंटिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप पिक में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हैंडलूम से चीज़ें जो हैं उसको कैसे हमने एक्सपोर्ट करना है अदर कंट्रीज़ में, हमारे जो मतलब लोकल एरिया की जो आप बोल सकते हैं जो कल्चर है उसको कैसे हम लोगों ने प्रमोट करना है इंटरनेशनल लेवल पे। तो बेसिकली एम यही रहता है। सेलिब्रेट जो 7 अगस्त को किया जाता है हर साल नेशनल हैंडलूम डे को। एम क्या है कि हैंडलूम वीवर्स को क्या करना है, ऑनर यानी कि उनको प्रोत्साहित करना है पूरी कंट्री में। और ये जो ईयर है यानी कि ये जो डे है इस साल 7th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। फोकस क्या है कि कंट्रीब्यूशन जो है इनका हैंडलूम जो चीज़ें हैं उसका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारी कंट्री का उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। इंक्रीज़ करना वीवर्स की जो इनकम है। थीम क्या है? थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैंडलूम एंड इंडियन लिगेसी इसकी थीम है। थीम याद रखिएगा। बेसिकली सेलिब्रेट कब किया जाता है ये भी आप लोगों को माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर की भी बर्थ एनिवर्सरी जो है आज ही के दिन सेलिब्रेट की जाती है। कौन थे ये अबिंद्रनाथ टैगोर? जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं इनके क्या थे? चाचा बोल सकते हैं, उनके नेफ्यू थे ये, ठीक है। तो अबिंद्रनाथ टैगोर जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी जो है ये सेलिब्रेट की जा रही है। 150 है, याद रखिएगा, ठीक है। 100, 150, 200, 500 अगर किसी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है तो वो प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ओके। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, ठीक है, ये नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के। ये मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये फेमस थे। फर्स्ट इनकी मेजर जो सपोर्टर रहा स्वदेशी वैल्यूज़ जो हैं कैसे लेके आनी है इंडियन आर्ट में, मेन फोकस यही था इनका। और इनके द्वारा फर्स्ट जो क्रिएट की गई इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इनके द्वारा क्रिएट की गई। लेटर बाद में इस्टेब्लिश किया गया इनके द्वारा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आइडिया जो है मॉडर्नाइजिंग का, जैसे मुग़ल और राजपूत पेंटिंग उसको कैसे अपडेट करना है या उसको कैसे मॉडर्नाइज करना है, ठीक है। तो राइज करना मॉडर्न इंडियन पेंटिंग को। मोस्ट ऑफ जो इनके द्वारा वर्क किया गया हिंदू फिलॉसफी पे किया गया, ठीक है। तो लेटर इनके द्वारा जो वर्क किया गया अविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इंटीग्रेटेड जो चाइनीज़ जो हैं, ठीक है, और जापानीज़ जो कैलीग्राफी ट्रेडिशन है उसको लाया गया। तो फेमस इनकी जो पेंटिंग है भारत माता पेंटिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये भारत माता जो पेंटिंग है इनके द्वारा ही बनाई गई है। पैसिंग ऑफ शाहजहां 1900 में बनाएगी। माई मदर 1912-13 में बनाएगी। फेरी लैंड इलिस्ट्रेशन 1913 में। जर्नीज एंड क्रिका 1913 में बनाएगी। तो फेमस जो पेंटिंग है भारत माता, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये किसके द्वारा बनाई गई है? अबिंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अभी हम इनकी फेमस बुक्स की बात कर लेते हैं, जैसे बूढ़ो एंगला, खिखेर पुतुल, राज कहिनी इनकी फेमस बुक है, ठीक है, जो बंगाली चिल्ड्रन लिटरेचर की ये बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है। और साथ ही साथ जो गीतांजलि है, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल प्राइज़ जो मिला था लिटरेचर में, बताइए कौन से ईयर में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। तो रिलेटेड टू गीतांजलि मिला था। तो गीतांजलि को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो इनका साथ जो दिया विलियम रॉथेनस्टीन के द्वारा हेल्प की गई रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है। तो ताकि जो पब्लिश की जाए ये जो बुक है गीतांजलि इन इंग्लिश में। अरेबियन नाइट सीरीज़ जो है इनके द्वारा इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है एमपी लेट स्कीम। एमपी लेट जो स्कीम है इसकी तो पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज वन डे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये बेसिकली स्कीम क्या होती है?
जैसे पार्लियामेंट में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, ठीक है, उनकी जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकल एरिया लेवल पे, तो उनको क्या फ़ंड प्रोवाइड करवाया जाता है, अप्रोक्सीमेट 5 करोड़ जो है इनको फ़ंड दिया जाता है, ताकि ये अपने लोकल जो एरिया है, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहाँ पे ये डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, लोकल लेवल पे जैसे रोड्स बनाना, ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी उसको प्रॉपर वे में लेके जाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंडर आएगी। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी वर्चुअली ही बिलेटेड किया गया, यानी कि 2200 करोड़ अलॉट किए गए फॉर कंप्लीटिंग ऑनगोइंग जो एमपी लेड प्रोजेक्ट है 2020-21 का। पहले इसको क्या कर दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको फंड्स को देने से मना कर दिया गया था, बिकॉज पैंडेमिक के चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था लोकल लेवल पे, इसलिए। ओके, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा ग्रांट किया गया बेरली अ वीक टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो फंड रिलीज़ करती है। ठीक है, तो ये स्पेंड जो किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो स्कीम है, ऑलरेडी हाफ जो है वो पैसा दिया गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है सस्पेंड किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से 2 ईयर्स के लिए, लास्ट ईयर ही अप्रैल मंथ में। ठीक है, ये जो फंड है, जो फंड जाएगा वो किसके लिए जाएगा, कोविड-19 पैंडेमिक से जो चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं उसको ठीक करने के लिए ये फंड सारा वहाँ पे मैनेज किया जाएगा। तो 5012 जो करोड़ हैं वो स्पेंड किए गए 2018-19 में। जो खर्चा देखने को मिला 2491.45 करोड़ जो है इस अंडर स्कीम के अंडर जो खर्चा एक्सपेंडिचर था 2019-20 का। ईच जो एमपी है, यानी कि ईच जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको 5 करोड़ दिया जाता है स्कीम के अंडर, ग्रांट दिया जाता है। ठीक है, ओके, तो एडिंग अप 3950 करोड़ ईयर फॉर 790 एमपीज़ को दिया गया। ओके, तो किसके लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जो जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ठीक है, और ये नॉन लैप्सेबल आप फंड बोल सकते हैं। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या होता है, अगर 5 करोड़ दे दिया, अगर उन्होंने ये यूटिलाइज नहीं किया, तो अगर उसके बाद भी 5 करोड़ दिया तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन लैप्सेबल है। ठीक है, तो इतना भी आप याद रखिएगा। एमपी लेड स्कीम के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है। 1993 में इसको फॉर्मुलेट किया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए। ठीक है, ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का वर्क है, वो सही तरीके से कर सकें। ठीक है, तो नेशनल प्रायोरिटी और कम्युनिटी नीड्स जो है रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड रोड्स को कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है, इस पे कैसे प्रोजेक्ट को कवर अप करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंडर रखी गई हैं। इनिशियली जो है ये स्कीम जो है किसके, स्टार्टिंग में जो ये स्कीम थी ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंडर थी। बाद में 1994 में, अक्टूबर 1994 में स्कीम को ट्रांसफ़र कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। अब ये जो स्कीम है इसमें एवरी एमपी को जो है स्पेंड करते हैं, यानी कि ग्रांट दी जाती है 5 करोड़ की, एनुअली दी जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जर्मनी जो है ये 5th कंट्री बन गई है जिसके द्वारा साइन किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आफ्टर जो अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, तो ये जो आफ्टर जो अमेंडमेंट जो हुआ था एंटर इनटू फोर्स 8 जनवरी 2021। ओके, तो ओपनिंग जो मेंबरशिप है ऑल मेंबर स्टेट्स के लिए ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए ये जो फ्रेमवर्क है ये उनके लिए ओपन है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये इनिशिएटिव जो था ये लॉन्च किया गया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एट इंडिया अफ्रीका समिट। और मीटिंग जो देखने को मिली थी मेंबर कंट्रीज़ की 2015 में। ठीक है, तो मेंबर कंट्रीज़ कौन सी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन जो पेरिस में देखने को मिली नवंबर 2015 में। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है, इसके जो सिग्नेचर्स जो यानी कि सिग्नेटरी साइन जो किए गए मैराकेच मोरक्को नवंबर 2016 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी जो मैं आपको बता दूं जो मेंबर कंट्रीज रहेंगी, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि यहाँ पे जो सन की रेस जो हैं वो सीधी डायरेक्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो मेंबर कंट्रीज़ है जहाँ जहाँ से ये लाइन होके गुजरती है, वो जो मेंबर कंट्रीज़ इसका पार्ट रहेंगी। ठीक है, तो एम क्या है, एनर्जी को क्या करना,
स्टोर करना, ठीक है, स्पेशली सोलर एनर्जी को। ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो 1000 गीगावाट सोलर जनरेशन कैपेसिटी को डेवलप करना है, डिप्लॉयमेंट करना है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 1000 बिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा 2030 तक, टारगेट है इसका, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, इसके साइलेंट जो फीचर्स है, इसके फैक्ट जो हैं वो देख लेते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रमोट करती है सोलर एनर्जी जो अमंग जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे सोलर एनर्जी आपको, आपके सन की रेस आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। हेडक्वार्टर इसके गुड़गांव में है, ओके। तो 121 जो कंट्रीज़ है ये साथ में मिलके यहाँ पे काम कर रही है, और भी जो कंट्रीज़ है वो जुड़ रही हैं इसके साथ, ओके। तो 175 जो गीगावाट जो है कैपेसिटी रीन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है। इंडिया का टारगेट है 2022 तक इसको क्या करना है, अचीव करना है। बट जो 1000 गीगावाट सोलर जनरेशन कैपेसिटी है ग्लोबली 2030 का, ये टारगेट आप लोग याद रखिए, ग्लोबली जो टारगेट है 2030 का है, और 175 गीगावाट 2022 का है। अभी आज के टाइम में देखें तो 20 गीगावाट जो है सोलर कैपेसिटी जो है ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी गई है इंडिया में, ऐसा हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा बोला गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात की जा रही है। अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो हेड है, जो कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, ये अभी 4 डे की टूर पे हैं श्रीनगर, कारगिल, लेह और द्रास। क्यों है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बोला गया था कि जो हाई अल्टीट्यूड क्लोथिंग है, जैसे इक्विपमेंट है, राशन है, जैसे हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, ठीक है, तो उनको जो ये चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, ये काफ़ी समय से डिले चल रही हैं। उनको प्रॉपर जो इक्विपमेंट, राशन, जो हाउसिंग, हाई अल्टीट्यूड जो क्लोथ वगैरह रहते हैं, जो सर्दियों में जो कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ये जो चीज़ें काफ़ी डिले चल रही हैं, उसी को ही क्या करने के लिए, देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड हैं अधीर रंजन चौधरी, तो ये विजिट पे हैं 4 डे के टूर पर श्रीनगर, कारगिल, लेह और द्रास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये फॉर्म की जाती है हर साल, इसको इंस्टीट्यूट किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन इसका हर साल देखने को मिलता है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो 22 मेंबर से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है। 22 मेंबर्स आप लोगों को याद रखने हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के। उसमें से 15 जो मेंबर्स हैं वो किसके हैं, लोकसभा के हैं, और 7 मेंबर्स हैं राज्यसभा के। टर्म जो इनके ऑफिस की रहती है 1 ईयर के लिए रहती है। चेयरमैन जो है ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। 1967 की अगर बात करें, 1967 तक जो चेयरमैन थे कमेटी के वो सिलेक्ट किसके द्वारा किए जाते थे, ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा, ओके। फंक्शन क्या है इसके कि एग्जामाइन करना, जो रिपोर्ट जो है ऑडिट की जाती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो पार्लियामेंट में ये पेश करते हैं। उसके बाद ये जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उस रिपोर्ट को, कैग की रिपोर्ट को एग्जामाइन करती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी हम कैग के बारे में देख लेते हैं। कैग जो है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आज के टाइम में कैग है कौन, ओके। तो कैग की पोजीशन पे कौन पर्सनालिटी बैठी है, फॉर्मर जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे GC मुर्मू, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ठीक है। तो GC मुर्मू आज के टाइम में क्या है, कैग है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, हमारा संविधान जो है, ये प्रोवाइड करवाता है एक इनके लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस, किसके लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए। ये चैप्टर 5 अंडर पार्ट 5 में मेंशन है हमारे संविधान में, ओके। कैग जो है, कैग जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 148 टू 151, ये आर्टिकल्स आप लोगों को याद रखने हैं। हेड जो है, ये हेड रहते हैं किसके, इंडियन ऑडिट के और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, कौन, कैग, ओके। तो इनको कैग को बोला जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि गवर्नमेंट का जो पर्स है, ठीक है, जहाँ से ये पैसे वगैरह विड्रॉ वगैरह होते हैं, तो उसके इनको गार्डियन माना जाता है। ये कंट्रोल करते हैं जितना भी एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम है हमारी कंट्री का, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि कैग जो है किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो टाइम पीरियड है, टर्म ऑफ ऑफिस जो है इनकी जो रहती है 6 ईयर 65 ईयर। 6 ईयर 65 ईयर कैसे, जैसे
अगर कोई पर्सन आप मान लीजिए 59 ईयर की एज है उसकी, ठीक है, 59 एज का है, ठीक है, तो वो उसकी टर्म 65 तक 6 साल की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा, अगर कोई पर्सन 64 ईयर का है तो 65 तक उसकी टर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। 60 और 65 ईयर में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। और ये फर्दर जो ऑफिस है इसके लिए ये नॉट एलिजिबल है, ठीक है। तो दोबारा जो रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, चाहे वो स्टेट के अंडर हो, उसके लिए भी नहीं है। सैलरी जो है इनकी, जो डिटरमाइन किसके द्वारा की जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूछा भी जा चुका है कि जैसे कैग की सैलरी किसके इक्वलेंट मानी जाती है, किसके इक्वलेंट है, तो ये कैग की सैलरी जो है ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इक्वलेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, माइंड में ज़रूर रखिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट्स को शेयर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है पानी माँ। पानी माँ अभी किसके द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। पानी माह का मतलब है वाटर मंथ, ठीक है। माह का मतलब ही क्या होता है, मंथ, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख, ठीक है, पहले लद्दाख की हम देख लेते हैं लोकेशन। यहाँ पे लद्दाख है, कैपिटल लेह है, ठीक है। तो ये यूनियन टेरिटरी जो है ये बनाई गई, कब बनाई गई, अभी इसकी एनिवर्सरी गई 5 अगस्त को, ठीक है, 5 अगस्त 2019 में ये यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। कौन सी, एक जम्मू कश्मीर और कौन सी, लद्दाख। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो लद्दाख की जो लोकेशन है आपके सामने है, ठीक है। तो कैपिटल जो है इसकी क्या है, लेह। आइए बात करते हैं पानी माह जो है, जिसको वाटर मंथ कैंपेन बोला जा रहा है। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में। इन्फॉर्म किया जा सके लोगों को, जो विलेज लेवल पे जो लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको क्या एंगेज किया जा सके, ताकि उनको बताया जा सके कि साफ़ स्वच्छ वाटर जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, आज के टाइम में। कैंपेन जो है ये ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे ये रन करेगा। और 3 अप्रोचेस यहाँ पे लेके चली जा रही हैं। फोकस दिया जाएगा कि वाटर क्वालिटी को टेस्ट करना, ठीक है, कि वो वाटर कितना साफ़ है, कितना पोल्यूटेड है। प्लान करना, स्ट्रैटेजी लेके आना, वाटर सप्लाई कैसे, पानी कैसे सप्लाई करना है ग्राउंड लेवल पे, यानी कि विलेज लेवल पे। फंक्शनिंग जो है पानी सभा इन विलेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, पानी माह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यूरो स्पोर्ट इंडिया। यूरो स्पोर्ट इंडिया के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको, जो सुपरस्टार है जॉन इब्राहिम को, ठीक है। तो यूरो स्पोर्ट इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है बॉलीवुड सुपरस्टार एंड मोटो जीपी एंथुसिस्ट जॉन इब्राहिम को एज अ इंडियन एम्बेसडर, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। जॉन इब्राहिम जो है ये प्रमोट करते हैं ऑलरेडी मोटो जीपी, जो वाइडर ऑडियंस बेस इन इंडिया है। फेस थ्रू यूरो स्पोर्ट कैंपेन, याद रखिएगा, मोटो जीपी रेस लगाते हैं, ठीक है। तो ये इसका मोटो है। तो ये याद रखिएगा कि यूरो स्पोर्ट के द्वारा किसको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जॉन इब्राहिम को। ओके, नेक्स्ट है सेकंड IEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, या पता होनी चाहिए आपको। ये है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसकी सेकंड जो है ये मीटिंग देखने को मिली, ये वर्चुअली देखने को मिली, ठीक है, 2021 की। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो चंडीपुर लेबोरेटरी किसके अंडर है, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। इनोग्रेट किसके द्वारा की गई, सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो चेयरमैन DRDO के कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, सेकेंड मीटिंग जो देखने को मिली इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके माइंड में सारी डाउट्स जो है इससे रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।